So let's start with the episode 3 in servlet. So we need to send a request to b servlet. b servlet is the b dot class, है ना? तो क्लाइंट पहले किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? पहले web.xml फाइल। यस, वेब एक्सएमएल फाइल कोऑर्डिनेट करेगा कि आपको कहाँ जाना है ना? हाँ। जैसे रिसेप्शन होता है रिसेप्शन। अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपको कोई वार्ड का एड्रेस नहीं मिल रहा है, वेयर डू यू आस्क? रिसेप्शन, राइट? तो रिसेप्शन विल गाइड यू कि आप ये बिल्डिंग में चले जाओ, ये फ्लोर पे चले जाओ, है ना? तो और रिसेप्शन इज द वेरी फर्स्ट काउंटर एज यू एंटर द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस, द वेरी फर्स्ट काउंटर यू सी इज द रिसेप्शन काउंटर, है ना? और उसको पूरे हॉस्पिटल का ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता है कि कौन सी बिल्डिंग किधर है, कौन सी बिल्डिंग में कौन सा वार्ड है, कौन सा डॉक्टर कहाँ विजिट करता है। वो सिस्टम लैपटॉप खोलेगी, लैपटॉप खोल के पूरा बता देगी आपको, है ना? तो ऐसे ही वेब एप्लीकेशन के अंदर आपने जो रिसेप्शनिस्ट है वो है web.xml फाइल। कौन सी फाइल है? web.xml। तो इसके अंदर जो है ना, दो टैग रहेंगे, सर्वलेट मैपिंग और सर्वलेट। क्या नाम से? सर्वलेट मैपिंग एंड सर्वलेट। यस, वेरी गुड। तो ये एक टैग है ना, तो XML इज अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो वो HTML के प्रो वर्जन है। क्या है? प्रो वर्जन। तो इसमें यू कैन हैव योर यूजर डिफाइंड टैग्स, यू कैन हैव टैग्स ऑफ योर ओन चॉइस। तो कितने टैग रहेंगे इसके अंदर? बोलो भाई। वेब एक्सएमएल में कितने टैब्स रहेंगे? कितने टैग्स रहेंगे? हाँ बोलो। सर्वलेट मैपिंग एंड सर्वलेट। ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग अलग लाइन पे कर देता हूँ, तो सर्वलेट ओपन क्लोज, सर्वलेट मैपिंग ओपन क्लोज। अंडरस्टूड सो फार? So let's take a restaurant example. So in a restaurant, customer is there, then the waiter is there, and then the person who prepares the food, the chef, is there. Customer will give the order to the waiter. Waiter will give that ordered prescription list to the chef, and the chef will prepare the food, है ना? तो ये समझ में आ रहा है क्या कि ये इसको देगा, फिर यहां से वेटर इसको देगा, है ना? हाँ, तो वेरी गुड। तो अभी हमको वेब एक्सएमएल को देखना है। तो वेब एक्सएमएल में कितने एलिमेंट्स है? वेब एक्सएमएल में कितने टैग्स है? सर्वलेट मैपिंग। ओके, देखो इफ यू आर देखो वी हैव एक्सएमएल इन एडवांस वेब, एक चैप्टर है पूरा, आपने देखा होगा। तो उसका देख लेते हैं अपन कुछ ना कुछ। तो एक्सएमएल फाइल के अंदर सबसे पहले होता है रूट टैग। क्या होता है? तो रूट मतलब कंटेनर, सारा का सारा उसके अंदर रहेगा। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसका नाम XML के अंदर है web-app। क्या है? web-app। तो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ठीक है। अब उसके अंदर जो दो टैग्स है, कौन से थे? सर्वलेट एंड सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट क्लोज हुआ, और फिर क्या? सर्वलेट मैपिंग ओपन। ओके, अगर ये आपने लर्न भी नहीं किया ना, तो ये कहाँ से लेना है आपको सिखाऊंगा मैं। तो आपको इसका बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, पर है तो बहुत सिंपल।
तो आप जैसे लोग तो बाय हार्ट भी कर सकते हैं, आप लोग का इंटेलिजेंस है। तो बताओ अभी कितने टैग हो गए? रूट को छोड़ दो, रूट तो लिखना ही है। 2. कौन से Servlet and servlet mapping. ओके, एंड जब भी एक टैग में 2 मल्टीपल वर्ड्स हो उनको हाइफन से सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे? Hyphen. कोलन से, स्पेस से, डॉट से नहीं, माइनस साइन से करेंगे, ठीक है? ओके, अब सबसे पहले सर्वलेट मैपिंग में जाने का, और सर्वलेट मैपिंग में एक टैग है URL पैटर्न। क्या है? URL pattern. तो क्या रहेगा? URL Hyphen पैटर्न, यस। तो ये ओपन हुआ तो ये क्लोज भी होगा। हाँ. और उसके अंदर है सर्वलेट नेम। क्या है? Servlet name. यस। तो ओपन हुआ तो क्लोज भी होगा। हाँ. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये दो एक्स्ट्रा क्यों आ गए? समझा. ये एक्स्ट्रा क्यों आ गए? सर्वलेट मैपिंग ही काफी था ना, ठीक है? अभी ये सर्वलेट नेम कॉपी करने का, यहाँ से एज इट इज कॉपी करने का और डालने का सर्वलेट में। समझ में आया? हाँ. और इसका जोड़ीदार है सर्वलेट क्लास। क्या है? Servlet class. ओके, तो यह इसको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया तो इसको कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है वो सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। दिस इज योर web.xml फाइल। दिस इज योर Web.xml file. basic web.html. दिस इज द vanilla flavor web.xml बेसिक। इसमें बहुत सारी चीजें हमको ऐड करनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लूं कि जब मैंने बताया था शुरू में कि एक सर्वलेट के अंदर कितने वो होते हैं, चला गया वो सर्वलेट वाला। इन वन वेब कंटेनर देयर हाउ मेनी सर्वलेट्स? There are multiple servlets. पक्का? हाँ. और एक सर्वलेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो किसमें स्टोर होती है? हाँ, ये आ गया। इंडिविजुअल सर्वलेट के बारे में क्या है? हाँ. Server config. सर्वलेट कॉन्फ़िग है वो। क्या एक्चुअली? Servlet config. तो सर्वलेट कॉन्फ़िग इज इंडिविजुअल टू द सर्वलेट, हाँ. एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज फॉर द होल एप्लीकेशन। Yes sir. सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पूरे एप्लीकेशन के लिए एक है ना? हाँ. तो समझ लो कि प्रिंसिपल है। क्या है? Principal है. पूरे कॉलेज के लिए और वो एक, class. और ये सब्जेक्ट टीचर्स है। ये क्या है? हाँ. Subject teacher. तो हर सब्जेक्ट की एक टीचर, और हाँ. पूरे स्कूल का वन सिंगल प्रिंसिपल। तो टेल मी, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और सर्वलेट कॉन्फ़िग में क्या 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 डिफरेंस है? Servlet config वो एक क्लास का डेटा स्टोर करता है. सर्वर कॉन्टेक्स्ट सारे क्लासेस का डेटा स्टोर करता है. ओके, तो अभी इसमें है ना web.xml में ना हर सर्वलेट का अपना एक सर्वलेट टैग है। क्या है? ये बात याद रखो, ये जो है ना सर्वलेट। हाँ. तो अभी अपने पास जो अपने एग्जांपल लिए थे उसमें कितने सर्वलेट्स थे? जो मैंने कल एग्जांपल लिया था उसमें कितने सर्वलेट्स थे? हाँ, ये इसमें कितने सर्वलेट्स है इसके अंदर? 3 है. क्या नाम से? A.class, B.class, C.class. तो कितने हमारे पास सर्वलेट टैग होंगे वेब एक्सएमएल में? 3. मतलब ये 3 जोड़ी होंगी। ये कितनी जोड़ी होंगी? 3 जोड़ियों. एक जोड़ी किसके लिए? A.class के लिए. ये एक जोड़ी दूसरी किसके लिए? B के लिए. और तीसरी किसके लिए? 3 के लिए. ओके, उस सर्वलेट के बारे में कुछ पैरामीटर्स सेट करने हैं आपको, ठीक है? ओके, अगर मैं कुछ पैरामीटर्स यहां पर सेट करता हूं
तो वो पैरामीटर्स किसके लिए होंगे, किसी सर्वलेट के लिए का पूरे एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पर पूरे एप्लीकेशन के लिए, समझा। और अगर मैं कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर सेट करता हूँ तो वाई 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 किसके लिए होंगे और जेड जेड किसके लिए होंगे, मुझे आप ये बताओ। जेड पूरे एप्लीकेशन के लिए होगा एंड वाई 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 पर्टिकुलर क्लास, दिस विल बी फॉर द होल एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेबल फॉर whole application, can be accessed by all the servlets, है ना। namely A, B and C, है क्या नहीं। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। समझा सर। और अगर मैं सर्वलेट के अंदर लिखूं वाई 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 और स्लैश वाई वाई वाई, तो ये सिर्फ किसके लिए रहेगा, तो ये सर्वलेट ए का बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, सर्वलेट ए की। तो सर्वलेट क्लास कौन सी है, सर्वलेट क्लास कौन सी है, ए डॉट क्लास है ना, कौन सी है, ए डॉट क्लास है। तो ये जो सेटअप है ये किसका है, सर्वलेट क्लास ए का है ना। ये सर्वलेट टैग किसका है, ए का है। तो ये वाई 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 के अंदर अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो किसके लिए होंगी, एप्लीकेबल फॉर क्लास ए, फॉर सर्वलेट क्लास ए ओनली, yes or no, understood। yes sir। तो इस z को बोलते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, क्या बोलते हैं, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ताकि वो सारे सर्वलेट्स के लिए प्रिंसिपल है, वो कौन है, प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है इधर। यस सर। और वो जो है ना अंदर का वाई वाई वाई, वो है सर्वलेट कॉन्फिग, वो है हर सर्वलेट का अपना अपना। ये समझा अभी भी, समझा सर। समझा ना। तो इसको कैसे करते हैं डिक्लेयर, इनको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट पैरम, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स। तो इसको ओपन किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। और तो ये क्लोज इसके पहले होगा ना, रूट टैग के पहले, रूट टैग तो इधर है ना, नहीं लास्ट में होगा ना ये कॉन्टेक्स्ट डॉट, नहीं ऊपर, वो कोई भी सर्वलेट के अंदर नहीं होना चाहिए, बस बाहर होना चाहिए। आपको यहाँ करना है यहाँ करो, आपको यहाँ करना है यहाँ करो, कोई सर्वलेट के अंदर नहीं होना चाहिए वो, समझ में आ रहा है। हाँ। तो ये प्रिंसिपल है तो उसको ऊपर रखेंगे, वी विल कीप इट नीचे, क्या ऊपर, हाँ प्रिंसिपल है ना, तो उसको तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा अपने को, तो ऊपर डाल देंगे, समझ में आ रहा है। हाँ सर। और उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं ना, पैरामीटर्स, तो वो हर पैरामीटर का एक नेम एक वैल्यू है, क्या है, नेम एक वैल्यू है, पैरम नेम। तो उसको ओपन किया तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, और फिर क्या, पैरम नेम और क्या, कॉन्टेक्स्ट नेम, पैरम वैल्यू, ओके नेम और वैल्यू, हर एक का नाम हर एक का। तो यहाँ पर आप जितने भी पैरामीटर सेट करोगे ना कॉन्टेक्स्ट पैरम में, मैंने कितने पैरामीटर सेट किए हैं, तो एक, क्योंकि ये जोड़ी है ना नेम और वैल्यू की। हाँ। जैसे अगर हम लिखते हैं इंटीजर i इक्वल्स टू 10, तो नेम क्या है, i, वैल्यू क्या है 10। अभी मैं करता हूँ इंटीजर j इक्वल्स टू 20, तो अभी क्या हो गया, नेम क्या है, j है, वैल्यू क्या है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक जोड़ी और बनानी पड़ेगी। तो ये i और 10 और j और 20,
और ये आई और जे कौन एक्सेस कर सकता है? कॉन्टेक्स्ट। आई और जे किसके अंदर है? कॉन्टेक्स्ट पैरम में है ना। तो आई और जे का हाँ। वैल्यू कौन सी सर्वलेट एक्सेस कर सकती है? ये क्लास कॉन्टेक्स्ट पैरम इज द प्रिंसिपल, राइट? सारी क्लास ये कर सकते आई हैड रिटन नो बिफोर दिस ओवर हियर, जेड 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 करके लिखा था ना मैंने। हाँ ओके। तो आई और जे का वैल्यू कौन कौन एक्सेस कर सकता है? विच ऑल सर्वलेट्स कैन एक्सेस इट? ऑल सर्वलेट्स ऑल, बिकॉज दे आर इन द कॉन्टेक्स्ट पैरम, ठीक है। और वाई 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 क्या है? सर्वलेट कॉन्फिग, क्या है ये? सर्वलेट कॉन्फिग। सर्वलेट, तो सर्वलेट कॉन्फिग है इनिट पैरम। क्या है? इनिट पैरम। तो ये इनिट पैरम कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ एक क्लास। एक क्लास, और बाकी उसके अंदर का तो सेम ही, उसके अंदर का तो सब सेम है। पैरम नेम और पैरम वैल्यू। तो अभी अगर मैं करता हूं के और के करता हूं 30, तो के को सिर्फ कौन रीड कर सकता है? सिर्फ क्लास ए के अंदर, सिर्फ ए डॉट जावा जो है ना, ए डॉट जावा, सिर्फ उसके अंदर मैं के को रीड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं समझ में आ रहा है? समझा ना? तो ये जैसे आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और समझ में आएगा। सी नो वन टीचेस कॉन्टेक्स्ट पैरम एंड कॉन्फिग पैरम। ये आपको मैं एडिशनल बता रहा हूँ आपके, ताकि आपका नॉलेज एकदम डीप रहे, ठीक है। अपने को शैलो नहीं बनना है एकदम, ये बस सर ऐसे ही पढ़ा दिया। तो अपने को वेब डेवलपमेंट का एकदम कोर स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसके लिए मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ, इसके लिए बार बार पूछ रहा हूँ एक ही चीज़ को मैं। और जो बंदे रिप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये समझ रहे हैं, और जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके बारे में आई एम एप्रीहेंसिव कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो समझ में आ गया ना? इनिट पैरम क्या है? सो इनिट पैरम इज योर सर्वलेट कॉन्फिग। तो इसको यूज करने के लिए ना, इनिट पैरामीटर को यूज करने के लिए ना, हमको जावा फाइल में सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट लगेगा। किसका लगेगा ऑब्जेक्ट? सर्वलेट कॉन्फिग। तो उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया कॉन्फिग, ठीक है। और ये पैरामीटर्स रीड करने के लिए हमें किसका ऑब्जेक्ट लगेगा जावा फाइल में? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। बस ये मुझे बताना था अच्छे से, ठीक है। हाँ। ओके, एक एप्लीकेशन में कितने फाइल्स होते हैं? HTML फाइल्स। जैसे अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो HTML का, जैसे लास्ट सेमेस्टर यू ऑल मेड अ मिनी प्रोजेक्ट, नो, वो स्कूल पे, कॉलेज पे, या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है ना। तो एक एप्लीकेशन में मल्टीपल HTML फाइल्स रहते हैं, है ना। 1.html, 2.html। जैसे ओके, लेट्स टेक इट कि login.html, ये तो सब कॉमन है। homepage.html, shopping.html, है ना। तो इसमें से जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहली कौन सी HTML फाइल खोलनी है? login.html। तो उसको बोलते हैं वेलकम फाइल। क्या बोलते हैं उसको? वेलकम फाइल। तो उसके लिए एक टैग है वेलकम फाइल लिस्ट। क्या नाम है? वेलकम फाइल लिस्ट। तो कैसे लिखेंगे? बोलो कैसे लिखेंगे? वेलकम हाइफन फाइल हाइफन लिस्ट। तो उसको ओपन किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा। ये किसी पर्टिकुलर सर्वलेट का है क्या ये? नहीं, ये पूरे एप्लीकेशन का है। तो ओपन किया तो क्लोज भी किया, है ना। हाँ। और इसके अंदर आपको कौन सी फाइल से वेलकम करना है आपके यूजर को? तो उसमें रहेगा वेलकम फाइल। क्या रहेगा? वेलकम फाइल। इसका टैग है वेलकम फाइल। और इसमें आप कौन सी फाइल को ओपन करने वाले हो? एज योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स यू वांट टू ग्रीट हिम विद द वेलकम फाइल, है ना। यस। सी
इफ देयर इज अ पर्सन इन द रेस्टोरेंट और वो उसको अपने को टेबल क्लीन करने के लिए बुलाना है, ठीक है, तो तो नॉर्मली वो कोई टीनेजर बंदा ही रहता है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा आदमी रहता नहीं है। तो अगर उसका नाम अपने को मालूम नहीं है तो अपन किस नाम से बुलाते हैं उसको? छोटे, हाँ, है ना। तो अगर अपने को मालूम नहीं है तो ये टिपिकल टर्म है ना, छोटे प्लेट उठा, ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना अपन उसको। व्हाट डू यू ऑल से? भैया, जो भी। तो ये 2-3 टिपिकल नाम है ना ऐसे। तो अगर आपने वेलकम फाइल स्पेसिफाई नहीं किया है एप्लीकेशन का, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स फाइल सर्च करेगा। क्या फाइल सर्च करेगा? अब वो इंडेक्स HTML हो या इंडेक्स PHP हो या इंडेक्स JSP हो, वो किसको देगा प्रायोरिटी? HTML को, इंडेक्स फाइल को। नाम कुछ एक्सटेंशन कुछ भी हो। तो अगर आपने फाइल का नाम दिया है index.html, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो किसको किसको ग्रीट करने वाला है, किससे शुरू करने वाला है एप्लीकेशन? इंडेक्स से। पर अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया है तो आपको भी बोलना पड़ेगा कि भाई स्टार्ट माय एप्लीकेशन विद द login.html। Am I making sense? Yes, sir. So this is all what you need to learn about web.xml। तो उसमें कितने, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसमें ये क्या है? रूट टैग। रूट टैग का होना कंपलसरी है। रूट टैग नहीं होगा तो XML फाइल क्रिएट नहीं होगी। समझ में आया? उसका नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन उसको वेब अपन ऐप रखेंगे अपने लिए, ठीक है। ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद दिस and try to experiment with this, try to change the name of the and then try to run it, see what output you get, ठीक है। तो ऊपर ईशा किया है तो फिर नीचे भी क्या करना पड़ेगा? क्लोज भी। तो ये यूजर डिफाइंड टैग्स है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना, ये आपका रिसर्च वर्क रहेगा कि मैंने रूट टैग अपने हिसाब से देख के देखा तो मेरा एप्लीकेशन ने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया वो बताना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले तो रूट टैग हो गया, रूट टैग है, टैग नहीं। फिर उसके बाद में क्या ये वेलकम फाइल है, इससे 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 क्या मिलेगा? Yes, this is the file which your application will start from. Okay, if you have not specified this, it will by default pick up which file? index file। index file, index.html रहेगा तो वो ले लेगा, index.php रहेगा तो वो ले लेगा, और index.jsp रहेगा तो वो ले लेगा। ओके, वेरी गुड। कॉन्टेक्स्ट पैरम क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये मतलब पूरे के पूरे एप्लीकेशन में अगर आपको कोई वेरिएबल्स कॉमन रखने हैं, क्या रखने हैं? कॉमन रखने, तो वो हम कहाँ डालेंगे? कॉन्टेक्स्ट पैरम, ठीक है। तो जितने डालना है उतने क्या डालेंगे? हर एक वेरिएबल के लिए पैरम नेम और पैरम वैल्यू, पैरम नेम पैरम वैल्यू, ठीक है। वेरी गुड। फिर आते हैं सर्वलेट टैग में, ठीक है। सर्वलेट टैग में अगर आपको कोई पैरामीटर्स यूज करने हैं, XML से उठाने हैं, तो किस पे डालेंगे उसको? इनिट पैरम, और उसमें भी पैरम नेम पैरम वैल्यू है ना। हाँ। ओके, जावा फाइल में ये पैरामीटर्स, इनिट पैरामीटर्स को रीड करने के लिए किसको ऑब्जेक्ट लगेगा? ये इसका सर्वलेट। और जावा फाइल में कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट रीड करने के लिए क्या लगेगा? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, है ना। कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर रीड करने के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और फिर हमारा ये जो है सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास और ये मैपिंग है ना। तो मेन खेल तो इनका ही रहेगा। मेन खेल जो है ना, लाइन नंबर 22 से लेके 29 पूरा का पूरा कोर ये है। मेन जो है ना, मेन लोग सिर्फ इतना ही बताएंगे आपको, बस ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है। तो जिसको ये एक्स्ट्रा लेना है वो ऑब्जॉर्व कर सकता है, जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकता है। ओके, ये सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग की जोड़ी कितनी बार हम कॉपी पेस्ट करेंगे? जितने सर्वलेट से उतने। ब्यूटीफुल, परफेक्ट, ठीक है। सो
this is the technique which I follow in my web development. Techniques may vary also, okay? So I'll put a disclaimer over there, I'll put an asterisk over there. और भी techniques हो सकते हैं, but this is what I follow and most of the standard developers follow, okay? Yes sir. चलो, तो अभी ये हमारी बन गई, तो इसको सेव कहाँ करेंगे अभी? हम इसको सेव करेंगे. Okay, this is not the way to comment in XML. This is not the way to comment in XML. तो ये निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है? XML के कमेंट्स अलग होते हैं, HTML XML के कमेंट्स अलग होते हैं, तो स्लैश से वो कमेंट नहीं होगा. तो ये मेरा देखो सब निकाल रहा था कि वो एरर नहीं देते अननेसेसरी, ठीक है? तो अभी इसको कहाँ सेव करना है? वेब XML का सेविंग कहाँ करना है? अपाचे टॉमकैट. वो तो मालूम है टॉमकैट में, पर कौन से लोकेशन में जाके? वो फाइल बनाने. इधर भाई कौन बोला वेब ऐप? हाँ देखो ये रहा. कहाँ स्टोर करना है इसको? नहीं दिख रहा है इसके लिए. नहीं दिख रहा है? तो ये हमने वेब एप्स में फोल्डर बनाया कल हमने. व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोल्डर आकाश वी मेड यस्टरडे इन वेब एप्स? माय फर्स्ट सर्वलेट. वो तो पहले से था, माय फर्स्ट सर्वलेट लिखा क्या? चलो देखते हैं. तो अभी हम जाते हैं, देखते, चलो देखते हैं, मैं आपको शेयर कराता हूँ. तो ये इधर आ गए, ठीक है? दिख रहा है? मेरे ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में मेरे सॉफ्टवेयर नाम से फोल्डर में है, सॉफ्टवेयर में से सेम 6 सॉफ्टवेयर में है, उसमें अपाचे आ गया, ठीक है? दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ कहाँ जाओ अभी? वेब एप्स. वेब एप्स में कहाँ जाना है? स्लिप वन ऐड था ना, देखो ये कल 4 मार्च है ना, स्लिप वन ऐड. अभी इसमें कहाँ जाऊं? स्लिप वन ऐड में अपन आ गए, अपन इधर आ गए स्लिप वन में. अभी क्या करो? एक फोल्डर बनाओ, किस नाम से? web-inf. उसमें स्टोर कर दो किसको? web.xml फाइल को. तो यहाँ पर आगे दिख रहा है. तो अभी क्या करा मैंने? फोल्डर बनाया. वेब INF कैपिटल में क्या स्मॉल में? वेब INF कैपिटल में क्या स्मॉल में? स्मॉल में वेब INF, स्मॉल में है वेब INF, स्मॉल में ही है कैपिटल में, राइट? बना दिया जा, दिख रहा है? इसमें इसको सेव, इसको अभी फाइल को वहां सेव करेंगे अपन, ठीक है? तो I'll take you all back over here. आ गए इधर? तो अभी इसको सेव करेंगे वहां जाके, वेब INF में जाके. किस नाम से सेव करेंगे उसको? apple.xml है ना? नहीं सर. उसका नाम फिक्स है, उसका नाम फिक्स है web.xml, ठीक है? हाँ. ओके, वेरी गुड. अभी जो है 2 फाइल तो हो गई, HTML भी हो गई और XML फाइल भी हो गई. HTML हमने कल बनाया था, XML अभी कौन सी बची है? जावा फाइल. जावा फाइल, ठीक है? तो अब ये बनाते हैं. तो हम लोग कौन सा सर्वलेट यूज करने वाले हैं? जेनरिक का HTTP? हम लोग कौन सा सर्वलेट यूज करने वाले? जेनरिक का HTTP? किसको इंपोर्ट करने का? ठीक है? और उसको भी इंपोर्ट कर देने का, क्योंकि हमको उसके कुछ एक्सेप्शन लगेंगे. ठीक है? सर्वलेट पैकेज के हमको कुछ एक्सेप्शन लगेंगे, उसके लिए हमको वो भी लगेगा. और इनपुट आउटपुट का एक पैकेज ले लो. कौन सा पैकेज? तो इनपुट आउटपुट java.io है ना? क्योंकि हम लोग इधर में एक क्लास लेंगे, प्रिंट राइटर क्लास लेंगे ना, उसके लिए. ठीक है? तो अभी हम एक क्लास बनाएंगे, किस नाम से? पब्लिक क्लास बनाएंगे. क्या नाम से बनाएंगे? जो भी अपने को काम करना है, ठीक है?
तो क्लास का नाम दे दिया मैंने एडी, क्या दे दिया? ये कौन सी क्लास को एक्सटेंड करेगी, जेनरिक को क्या एचटीटीपी को? तो अपन लोग यूज कर रहे हैं एचटीटीपी सर्वलेट, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, और मैंने मेरे जो था मेरा add.html, उसमें मैंने कौन सा मेथड यूज किया है? गेट मेथड। तो मुझे इधर कौन सा मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा? टू गेट। और टू गेट के मेरे आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे? http सर्वलेट रिक्वेस्ट, http सर्वलेट रिस्पॉन्स, है ना? हमने देखा था एपिसोड 1 में। उसको ऑब्जेक्ट क्या बना रहा हूं मैं? REQ और जगह और इसका RES। तो ये http सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट REQ और http सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट RES। ओके, और ये सब एक्सेप्शंस थ्रो करते हैं। तो आपको ट्राई क्या चूज करना है कि थ्रोज यूज करना है। थ्रोज इज द इजीएस्ट वन, so this will throws exceptions. So it throws servlet exception and it throws IO exceptions also. और ये servlet exception जो है ना वो इस पैकेज में है, तो इसके लिए मुझे ये पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ा, servlet पैकेज को, क्योंकि उसमें servlet exception और IO exception भी थ्रो करता है ये। तो ये इतना इसका फर्स्ट लाइन हो गया। So public void do get HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट REQ, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट RES। ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूजर डिफाइंड है। आप चाहो तो RQ और RS ले सकते हो, आप चाहो तो R1 R2 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट मैं क्या लेता हूँ, I stick to REQ RES. You all can use others if you all wish to, and they will always throw. So ये checked exceptions को हम हैंडल कर लेंगे। हैंडल वो करेगा जो कॉल करेगा। तो थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन और थ्रोज IO एक्सेप्शन, ये एक हो गया उसका फर्स्ट लाइन। और अभी हमको जो आउटपुट भेजना है, जो हमको आउटपुट यहां से वहां भेजना है, सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। द HTTP सर्वलेट will take the do get method will take REQ and RES। do get हो या do post हो, REQ किस टाइप का होगा? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का। RES किस टाइप का होगा? HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का। ठीक है, जो रिस्पॉन्स सर्वलेट भेजेगा, ये भी एक बात समझने लायक है, समझना है अपने को कि वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा ना सर्वर से, उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ता है। तो ये मेरा क्लाइंट है और ये सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, जो सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजेगा, तो उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट लगता है प्रिंट राइटर क्लास का। किस क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है? प्रिंट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट लगता है, ये हमको बनाना पड़ता है। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है ना सर्वलेट्स में हमको बनाने पड़ते हैं, और JSP में हमको बने बनाए मिल जाते हैं। ये बात एडवांटेज है JSP का। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ता है। अब ये ऑब्जेक्ट में PW नाम से बनाऊं या आउट नाम से बनाऊं या PW आउट नाम से, कुछ भी नाम से बनाऊं, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, बट JSP के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है बना बनाया, किस नाम से? आउट नाम से। किस नाम से? आउट नाम। JSP के अंदर ये बिल्ट इन है। JSP के अंदर क्या है? ये बिल्ट इन है। ऐसे ही सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इनके ऑब्जेक्ट भी सर्वलेट के अंदर क्या है?
सर्वलेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट REQ RES क्या यूजर डिफाइंड है क्या बिल्ट इन है? यूजर डिफाइंड है। बट JSP के अंदर ये बने बनाए हैं, किस नाम से मालूम है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नाम से। किस नाम से? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये बिल्ट इन है। तो ये तो अपने बना दिया REQ RES। तो अभी अपने को फर्स्ट थिंग बनाना है प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट? प्रिंट राइटर क्लास को। ओके, प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट मैं क्यों बना रहा हूँ? रिक्वेस्ट के लिए क्या रिस्पॉन्स के लिए? रिस्पॉन्स के लिए। क्योंकि मैं इससे रिस्पॉन्स भेजूंगा ना, तो इसके लिए मुझे रिस्पॉन्स क्लास ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लगेगा इसके लिए, ठीक है? तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, किस नाम से? RES। और कौन सा ऑब्जेक्ट लिया मैंने इसके लिए? रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स डॉट फंक्शन है गेट राइटर। क्या फंक्शन है? फंक्शन क्या है? गेट राइटर। ओके, यहाँ पर जो है ना, अभी एक और चीज समझनी है कि मैंने समझो सर्वलेट को एक नंबर भेजा, जिसे अभी इसमें हम कर रहे हैं, ऐड के अंदर कर रहे हैं। तो हमने दो नंबर भेज दिए सर्वलेट को, 10 और 20। व्हाट विल द सर्वलेट क्या करेगा? उसको ऐड करेगा ना। और हमको क्या भेजेगा? आंसर 30 भेजेगा। तो 30 जो है ना, उसको मैं HTML टैग्स लगाकर भी भेज सकता हूं या प्लेन टेक्स्ट भेज सकता हूं, ठीक है? अगर मैंने 30 भेज दिया इटैलिक्स करके, समझ में आ रहा है? या 30 भेज दिया रेड कलर करके, मतलब क्या? मैंने क्या करा? मैंने इसके अंदर इटैलिक टैग लगाया HTML का, और फॉन्ट का कलर टैग लगाया, है ना? तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो आ सकता है प्लेन टेक्स्ट में या तो HTML के टेक्स्ट में। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसके लिए अपने को जो है ना रिस्पॉन्स का वो सेट करना है, सेट कंटेंट टाइप। क्या करना है? रिस्पॉन्स का सेट कंटेंट टाइप। ये सब एक ही बार करना है। तो once you do in the first servlet, no, you understand. So you can send it by plain text or you can send it by, समझ में आ रहा है कि नहीं? रिस्पॉन्स जो जाएगा ना, ये जरूरी रहता है। ये मालूम कैसे है? 2 लाइन। ये 2 लाइन का मतलब अपना हैश इंक्लूड जैसा समझ लो आप। व्हेन वी आर डूइंग सी प्रोग्रामिंग, नो, हम लोग कैसे ब्लाइंडली आते थे, क्या करते थे? करते क्या नहीं करते थे अपन? और एक बार कर लेते तो फिर वो दैट वुड हैव बीन मेमोराइज्ड, राइट? बस, तो ये समझ लो कि वैसा है, ये 2 लाइन वैसी है। समझ में आया? रादर ये पूरा अब तक का जो लिखा है ना मैंने, ये सारे सर्वलेट्स के लिए कॉमन है। तो ये सारे जो मैंने अब तक लिखा है, ये सारा लर्न बाय हार्ट है। एंड वंस यू विल डू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है वो मैंने बताया आपको। इसका मीनिंग क्या है कि रिस्पॉन्स से जो डेटा आएगा वो आ सकता है प्लेन HTML, तो या तो वो आएगा प्लेन 30, है ना? या तो प्लेन 30 आएगा, या तो वो आएगा 30 विथ HTML टैग, 30 विथ इटैलिक्स टैग विथ रेड कलर, है ना, एंड बोल्ड। तो इसके लिए ये है मेरा टेक्स्ट। तो रिस्पॉन्स का टाइप ये टेक्स्ट है और ये HTML है। समझ में आ रहा है? तो वो लिखा है इधर मैंने कि द रिस्पॉन्स कैन बी इन प्लेन टेक्स्ट और HTML। ओके, नाउ मेरा फर्स्ट डेटा कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है? T1 किससे आ रहा है? REQ से आ रहा है कि RES से आ रहा है? REQ से आ रहा है ना? तो उसके लिए एक है गेट पैरामीटर। क्या है? तो इंटीजर n1 इक्वल्स टू REQ डॉट मेथड। क्या है मेथड? क्या है? गेट पैरामीटर। ओके, बाय डिफॉल्ट इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने को? कन्वर्ट है क्या नहीं? हाँ। और ये T1 क्या है? T1 नेम है टेक्स्ट बॉक्स। यस, परफेक्ट।
ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, T2 का और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या होगा वो, N1 plus और उसको लिखने के लिए कौन सा वेरिएबल बनाया हमने, आउट डॉट dot क्या, println. हो गया, समझ रहा है ये। तो इसको कहां सेव करेंगे, अभी वेब INF के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, किस नाम से, क्लासेस छोटे में, उसको सेव करेंगे किस नाम से, जो इसका नाम है, क्लास का नाम क्या है, adi.java। समझ में आ रहा है। हाँ सर. फिर इसको कंपाइल कर लेंगे, तो जावा सी, ये कंपाइल होते हुए कुछ एरर्स बता रहा है, क्या बता रहा है ये, कैनॉट फाइंड सिंबल REQ, क्या हो गया उसको, REQ क्यों नहीं मिल रहा है इसको, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, सही तो है। गेट पैरामीटर नहीं है, गेट क्या है, पैरामीटर. तो अब इसको वापस कंपाइल करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये कंपाइल हो गई, ठीक है। तो अभी अपने सारे फाइल रेडी हो गए। सो आफ्टर कंपाइलेशन वी हैव गॉट ऑल आवर फाइल्स, राइट। सो लेट्स गो टू आवर फोल्डर. So now I'll just run you all through the 3 files again, and then we'll execute this program. So yesterday I had shown you all how to make the 3 files. This is the HTML file, web XML, and the Java file. Now yesterday we were talking about that one passes to the another. Which example did we take? We had taken example of that restaurant, right? That the customer passes. So in the restaurant, the customer gives the order to the waiter, and the waiter then passes the order to the chef, right? So now in web XML, what you need to see is, okay, first go to the HTML file, look at the action. Now action is, it is a string, okay, it's a string, you can give any string over here. So I have given a string name March, okay. So now this March is my, let's say, customer, or you can say the HTML file is your customer. An HTML file, you need to look at which string, what action you have specified in the HTML string. So what action have I specified? I have specified action as March, okay. Now this customer calls the waiter. Now this waiter over here is your XML file, okay. So now this action will have to search in which file, in the web.xml, in the web.xml. So you go to web.xml, and which string do we have to search for? The action string, that is in this case March. You go over here and you got to search for that action string in the URL pattern, in servlet mapping. Now as we have only one servlet, so I have only one set of servlet and servlet mapping, right? So first you come over here. So first you have to go to URL pattern, prefix us / before the string, because this is the URL, okay. So this action should be matched with which string? With the URL pattern. So you have got March. Now this URL pattern will be linked to a servlet name, okay. So now this waiter now then calls the chef, so the
URL pattern so what was it? So this action we need to look for the URL pattern with the forward slash, right? Because it's a URL, and you got to close this URL pattern. Now this will be linked to another string that is called as servlet name. What is that called as? Servlet name. So you can link with any, let's say I linked with Apple, and then you need to close the servlet name. Okay, and now this servlet name, so what have I linked over here? Servlet name Alice. Now in this, once this is done, now you got to look at the servlet tag for servlet name Alice, and servlet name Alice is linking us to the servlet name class Addy. This is the class Addy. So it all starts from here. Action March. This action you need to search in the web XML, in the URL pattern. That action prefix of forward slash will be linked to a servlet name. So I have linked it with servlet name. So if I have linked it with servlet name Apple, for example, then I need to go and search in the servlet tag for what this is same, right? This is the same servlet name. So you can just copy and paste it. So this servlet name Apple is linked to which servlet class Addy. So this is how this HTML knows about this servlet. Remember when we were doing that example, how does one servlet know? How does the servlet know about the particular class? Didn't we do that example? That coordinator diagram we had done, coordinator diagram. I might have erased it. So the HTML and the web server, and this is your XML file. So this is .html, .xml. The name also is fixed, so let's give it a, and this is the .java. The .javas are, so if I have here addy.java, and if I have a full mathematical set, if I have subtraction.java, and if I have multiplication.java, and if I have dv.java, and if I compile them, they become the class files. So I'll be having these 4 servlets also, right? So these are my 4 servlets. After compilation, they become the servlets. So if I have my add.html, how does my add.html know that I need to call addy.class? So I set the request first to the web XML. So in this I will give action and a string. So in my case I have given action as March. Now how many sets of servlet and servlet mapping will I have? If I have 4 servlets, I'll have 4 sets of servlet and servlet mapping, right? So I'll be having 4 sets servlet mapping. So let's take example of the fully addition. So servlet mapping I will come first, and which URL pattern I will search for this string, and slash forward slash prefix to that. Okay, let's summarize it. URL pattern, and that will be linked to a servlet name. That will be linked to a servlet. That can be any name. So let's say if I give any ABC slash servlet name,
This is a shortcut I am using. Don't use this. And now this tag closes. Now this you got to go to servlet tag. So in the servlet tag, what will you have? This line will be as it is. That goes up. And that servlet is then linked to a servlet class. So here you will have servlet class. And here you will have name of the class. What is the name of the class? Add. Capital A. Servlet class. Understood? So the action needs to be searched in the URL pattern. What servlet name that action is mapped? So it is like this. From the in the web XML, this comes over here. Then this matches with this. And then it goes over here. And then this matches with this. Are people understanding the diagram? And then we have got ADDI, then the request goes over here. So this is the way this reaches over here. I have made it a bit messy, but I hope you all have understood the concept. So like this, March linked with servlet name, servlet apple linked with servlet class ADDI. And now this is the ADDI which we had made. Okay, here see what I have done is, the response is sending the data in the form of text or HTML. So if I just print N3, will print the output in a very vanilla flavor. So if I take 101 and 102 as input, the output will be 10203. Simple 203. But if I want to add some HTML to it, I can display that in HTML also. So I'll show you both the flavors. Okay, so I have made the changes, so I need to compile it. So always compile the Java file first. Okay, and now this is my welcome file. Which is a welcome file? Add 2.html. So I can add what over here? My web XML. I have added a welcome file list also, and what I have given to it? The name of my HTML file, add 2.html. Okay, so as soon as I start my application, this file will open first. So let's start. So I need to first start the server. So I have made a shortcut on my desktop. In fact, my server is on, but still for your sake, I'll again do it for you all. So this is the icon. Double click it, and this should start my server. Will take few seconds to start. So when the server is starting, it is uploading all my servlets which I have made previously, and it has started. It has taken 27 seconds approximate to start. So you can minimize. Don't close this. If you close this, the server will stop. So minimize this, and let's open a browser. So and punch in localhost and the port number on which you have installed Apache. So when you install Apache, you need to give a port number. I had given port number 8089 and hit enter. Go to manager apps, and now the application which I have made is myserve. Yeah, you see over here myserve, and you can click on this. So as soon as I click on this, which file will open? It will open my HTML file, in which I am asking for enter first number, enter second number, right? Enter first number, enter second number, and two text boxes. And if I give the numbers as, let's say 7 and let's say 20, so I'll get the answer as 27. 27 in plain text, right? Yeah, 27 in plain text. Now if I want to add some markup to it, if I want to make this 27 bold, so what I'll do is I'll comment this,
and I will write this line, HTML code body. In the body, what am I giving to this? B tag, means this answer will be a bit in bold. Okay, so now I save this. Now as I have made changes in the Java file, I need to first compile it. So compiled. Again I need to go to manager apps, search for my servlet, my application, my serve. Okay, as I have made changes, one thing is you reload. Okay, so all these things are a overhead in servlet. As I told you, we'll be studying servlet. As after that we'll be studying JSP. So all these things which are an overhead in servlet are removed in JSP. So I need to recompile Java file. Whenever I have made changes, I need to recompile the Java file, reload the application in Apache. This we don't have to do in JSP. In JSP, no recompilation. Just save and just refresh. Just save the changes and refresh the browser. So apart from many other things which I added in JSP, these two things are also there. So here I had to go myself and reload my application. Reloaded. Now search for it, click on it. Now let's enter the two numbers 123 and 102, 225 in bold. 225 in bold. Okay, so this is how you write a simple servlet and how you run it. How you have understood it. So these are the three files which we need to work on. Okay.